हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। आप लोगों ने इसके लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल के बारे में, सेल में क्या क्या होता है। सेल में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और डिफरेंट चीज़ के कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग उसको लेके बातचीत नहीं करेंगे। हम लोग ये देखेंगे सेल की ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवाइड कब करता है, कैसे करता है, कौन कौन सी फेजेस होती हैं। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली वाली लाइन, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। दुनिया की कोई भी सेल हो, छोटी से छोटी बैक्टीरियाज ले लीजिए, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक हम आ जाइए, हर एक सेल माइटोटिक डिवीज़न करता है। वो एक सेल से दो सेल्स में टूटता है। ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। ये दूसरा पॉइंट हो गया, यही दूसरे पॉइंट में मैंने बताया जो लिखा हुआ है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो नीट में पूछा जा चुका है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ नीट। अब ये तीसरा पॉइंट समझिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। आप लोगों ने बच्चों द लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा होगा, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई भी अगर कोई चीज़ लिविंग है उसको डिफाइन करने के लिए एक ग्रोथ होती, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक होता है डिफाइनिंग। वही इसमें से कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। चाहे जो सेल हो वो ये दो चीज़ करती है। ऐसा क्यों करती है? टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। ये उनका बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ सेल साइकिल। अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई ये पढ़ते हैं। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल as it grows and divide into two daughter cells। इस लाइन का जो मैंने अभी ऊपर की दो लाइन समझाई आपको, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, यही दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके एक पॉइंट लिखा हो गया है। जब सेल साइकिल में डिफरेंट फेजेस होती हैं, बिल्कुल सीक्वेंशियल चलता है। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स उसमें होते हैं और एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में टूट जाती है। उसी चीज़ को कहा जाता है सेल साइकिल। व्हाई सेल डिवाइड? ऐसा क्या रीज़न होता है, ऐसा कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट कर देती है कि उस सेल को डिवाइड करना पड़ता है? और वो चीज़ होती है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब होता है तब जाकर के सेल डिवाइड करती है। अदरवाइज़ अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो जैसा है वो कांस्टेंट रहता है तब तक सेल डिवाइड नहीं करती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंट दो तरह के सेल्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, ड्यूरेशन के बारे में। कैसा ड्यूरेशन होता है? एक ईस्ट है उसका 90 मिनट्स होता है। अब आपसे जब पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तब वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ईस्ट की सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 90 मिनट्स। नहीं, अब वो आपसे पूछ सकता है 1 आवर 30 मिनट का भी ऑप्शन दे सकता है। 1 आवर 30 मिनट होता तो 90 मिनट्स के ही बराबर है। बस ये पॉइंट याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। इस तरह यूनिट्स में कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। वो जो ह्यूमन सेल है 24 आवर्स की होती है, ये तो सबको पता रहता है। अब दो तरह की फेजेस होती हैं सेल साइकिल में, एक होती है इंटरफेस और एक होती है एम फेज। इंटरफेस का एक और नाम होता है रेस्टिंग फेज। वो जो सेल साइकिल का होता है, नहीं, सेल साइकिल में जो एम फेज होती है उसमें एक्चुअल सेल डिवीज़न अकर्स, यानी कि इस फेज में एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है। अब इसका एक ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट भर के नीट के पेपर में पूछा गया, भर के मेंशन कर लीजिए, नीट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज के बीच में
जब दो एम फेस होती हैं उनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसे इंटरफेस कहा जाता है। अब इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं। लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जो भी सेल साइकिल का ड्यूरेशन हो गया, जैसे ह्यूमन सेल का 24 आवर्स हो गया, ईज का 90 मिनट्स हो गया, जब वो डिवाइड करता है जो इंटरफेस का ड्यूरेशन होता है वो 95% से ज़्यादा होता है। यानी कि 95% जो टाइम लगता है वो सब ज़्यादा होता है 95% से इंटरफेस में, लेकिन एम फेस में इसी का उल्टा हो जाता है, 5% से कम समय लगता है। अब ये तो चलो ठीक है, क्लियर हो गया, लेकिन अब इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट कहाँ पे पूछता है, लास्ट मोर देन 90। हाँ तो बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो नीट में क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा। अब वो देगा यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपको लिख देगा इंटरफेस के बारे में ये दो पॉइंट हैं, इनको करेक्ट करो। अब यहाँ पे आपको लिख देगा मोर देन लिख के लिख देगा लेस देन। अब हम लोगों को आइडिया था कि हाँ भाई 95% है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी पॉइंट पे 99% बच्चे गलत कर देते हैं। ये आपके सैम्पल पेपर्स में पूछा जाता है और जब नीट में भी पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे, ये मोर देन और एम फेस का लेस देन, ये दो टर्म अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इंटरफेस 4 फेजेस में डिवाइड होते हैं। एक G1 फेस, ये G0 फेस होगा, सॉरी बच्चों, G1 फेस, G0 फेस, S फेस एंड G2 फेस। अब इन 4 फेजेस के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आती है एम फेस। एम फेस, ये बच्चों मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए, ये जो पहले होगी 2 फेजेस होती हैं एम फेस में, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस, और एक साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है अभी इसके बाद में पढ़ाऊँगा आप लोगों को, साइटोकाइनेसिस के बारे में बताएंगे। लेकिन इसका जो ये लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है एनिमल सेल में, एम फेस केवल डिप्लॉयड सेल यानी कि सोमैटिक सेल में होती है इन केस ऑफ एनिमल्स, बट इन केस ऑफ प्लांट्स ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में होती है। हैप्लॉयड का मतलब होता है जो जर्म सेल्स होती हैं उनमें, जो डिप्लॉयड सेल है उसमें भी माइटोसिस होती है। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे जब क्लास 12 का चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तब उस केस में आप लोग ये दोनों चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, और जब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे तब आप लोग ये देखेंगे। अब ये तो चलो ये हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल साइकिल। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है बहुत बड़ा। अब ये वाला डायग्राम जो है, ये डायग्राम पूछा भी जा चुका है, हम लोग अपना देखते हैं आगे। पहली होगी ये जो G1, S एंड G2, ये जो हैं ये तो इंटरफेस हो गया। जब एक इंटरफेस यहाँ से चालू होगी, फिर यहाँ तो बीच में एम फेज आ जाती है, फिर यहाँ पे इंटरफेस आ जाती है। तो मैंने वही पॉइंट लिखा था इंटरफेस के, जब मैं अभी बता रहा था आपको, गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज इज नोन एज इंटरफेस। पहले सेल होती है G1 फेज में, फिर S फेज में जाती है, फिर G2 फेज में हो जाती है, फिर उसके बाद M फेज चालू हो जाती है। M फेज में पहले प्रोफेस, मेटा, एना, टीलो, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है जो है G0 फेज। G0 फेज को कहा जाता है क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में, G0 फेज की कंडीशन में, सेल अलाइव रहेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, लेकिन डिवीज़न नहीं करेगी।
सेल डू नॉट डिवाइड, ओनली डिवाइड व्हेन इट्स नीडेड। अब ये पॉइंट जो लिखा है केस में, ओनली डिवाइड व्हेन इट्स नीडेड, इसकी नीड कब पड़ेगी? नीड ऐसे होती कि कोई इंजरी हो गई, उस केस में बनती है नई सेल, अदरवाइज वो वैसी की वैसी ही रहती है। वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होगी, जो फंक्शन होगा वो करेगी, लेकिन डिवीज़न नहीं होगा। फॉर एग्जांपल नर्व सेल एंड हार्ट सेल। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इंटरफेस के ये 3 केसेस देखते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज के केस में मैं आप लोगों को मार्क करते चलिएगा, नो DNA रेप्लिकेशन अचीव्स मैक्सिमम ग्रोथ, सेल मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। ये हो गई हमारी G1 फेज की बात। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये इंटरफेस के पॉइंट्स हैं। ये तो G1 फेज में हो गया, ये तो इतना है नहीं, लेकिन S फेज में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा गया है। S फेज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। DNA रेप्लिकेशन, DNA जो होता है उसका रेप्लिकेशन होगा, अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल्स। जो DNA का अमाउंट होता है वो हर एक सेल में, जैसे अगर यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, अगर DNA का अमाउंट 2C है, S फेज के बाद DNA का अमाउंट 4C हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, जो क्रोमोसोम का नंबर है वही रहेगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट देखिए, वही इसका एक्सप्लेन लिखा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। क्रोमोसोम नंबर अगर 2n है तो S फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेंगे। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, इन तीनों फेजेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट S फेज है, इसको याद रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं G2 फेज के बारे में। स्टार्ट एट एंड ऑफ DNA रेप्लिकेशन। अब देखो S फेज में तो DNA का रेप्लिकेशन हो रहा था, जब DNA का रेप्लिकेशन एंड हो जाएगा कि हाँ अब DNA का रेप्लिकेशन पूरी तरीके से हो चुका है, फिर उसके बाद तुरंत चालू हो जाती है G2 फेज। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि G2 फेज कब स्टार्ट होगी। तो अगर ऑप्शन में है स्टार्ट एट एंड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, रिपेयरिंग ऑफ DNA अकर्स। रिपेयरिंग होती है कि कोई दिक्कत है तो चलो देखते हैं आगे जाना है कि नहीं जाना है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। सेल ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी, वो हमेशा होती रहती है, चाहे वो इंटरफेज में हो चाहे वो एम फेज में हो, कुछ मैटर नहीं करता है, सेल ग्रोथ हमेशा होगी। ये तो हो गया, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। अब मैं आप लोगों को कुछ एक स्टेज दिखाता हूँ, एक चार्ट दिखाता हूँ, वो आप लोग ज़रा समझिए। ये रहा वो चार्ट। यहाँ तक हम लोग G2 फेज तक केवल इसमें डिस्कस करेंगे। ये तो देखते हैं नॉर्मल सेल है, कोई दिक्कत नहीं। ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इतना सबको पता होता है, छोड़िए। अब आते हैं G1 फेज के केस में। G1 फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी होगी, ठीक है। ये उसका जेनेटिक मटेरियल है जिसे क्रोमैटिन भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ क्रोमैटिन। इसमें आप लोग ये दिखेगा, इसमें इस तरह से हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि नॉर्मली पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम ऐसा होता है, ये हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया। नहीं, यही तो इसमें लोचा है कि क्रोमोसोम इस तरह होता है, सिंगल बिल्कुल। ये एक दूसरा है क्रोमोसोम। जब एस फेज में आएगा तब यहाँ पे देखिए, ये जो पहले था इसका हो गया रेप्लिकेशन। यहाँ पे ये दूसरा वाला क्रोमोसोम था, इसका भी रेप्लिकेशन हो गया है। जो सेंट्रोसोम होते हैं वो भी रेप्लिकेट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया।
और जो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है सेंट्रोमियर। ये मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, आप लोग देखिए। ये हो गया एस फेज़ की बात। एस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेल आगे बढ़ी। यहाँ पे आइए, यहाँ भी G2 फेज़ में सेम। अब यहाँ पे ऊपर देखते हैं, ये जो कुछ कॉलम्स हैं इनमें देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2Na G1 फेज़ में अमाउंट, अब इसको बाद में देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2Na एस फेज़ में क्रोमोसोम नंबर सेम है और G2 में भी 2N ही है। डीएनए का अमाउंट G1 में 2C है, एस फेज़ में 4C है, फिर G2 में 4C है। अब हम लोग ऐसा क्यों हो रहा है ये देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे आप लोगों मन में डाउट आ रहा होगा कि डीएनए का अमाउंट तो बढ़ रहा है लेकिन क्रोमोसोम नंबर वही का वही है, ऐसा क्यों। ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे देखिए G1 फेज़ में इसका रेप्लिकेशन हुआ, ये जुड़े तो एक ही सेंट्रोमियर से हैं, तभी इसीलिए इसको पूरा एक कहा जाता है, इसीलिए पूरा एक इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। अब आप लोगों को मैं छोटी छोटी बातें आप लोग देखिए, जैसे क्रोमेटिड देखिए, ये जो सिंगल फ्रेगमेंट मैंने अभी आपको दिखाया था G1 फेज़ में, इसे क्रोमेटिड कहा जाता है। और जब इस तरह से दो क्रोमेटिड आके आपस में मिलते हैं तब वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्रोमेटिड क्या है, क्रोमोसोम क्या है, कब बनता है। अब ये देखिए, ये वाला आपस में पास हैं तो इनका एक और नाम होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड इसका नेम है। अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या क्रोमेटिड होता है, क्या क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ तक हम लोगों ने G2 फेज़ के बारे में बात कर ली थी। अब ये यहाँ से चालू हो जाएगी M फेज़ की कैरियोकाइनेसिस। अब हम लोग आगे देखते हैं माइटोसिस के प्रोफेज। अब हम लोग माइटोसिस के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होती है। इसका जो पहला पॉइंट है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड इनटू क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम ना कह के क्रोमेटिड कहा जाए वही इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में जो मेंशन है वही हम लोगों को मानना पड़ेगा, वही परम सत्य है। और एनटीए किसी भी चीज़ को नहीं मानता है, तो जो क्रोमोसोम लिखा हुआ है तो हम लोग क्रोमोसोम ही पढ़ेंगे। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर। ये देखिए यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम बिगन्स टू मूव फ्रॉम अपोजिट पोल। ये सेंट्रोसोम है, ये अब अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं अपना। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। ये देखिए जब लेट प्रोफेज से कंडीशन होती है तब एक सेंट्रोसोम यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल, जिसे एस्टर कहा जाता है। यही जो स्पिंडल फाइबर्स आपको दिखे हुए यही एस्टर्स के बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे नोट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक apparatus। ये जो पॉइंट है ये अच्छे से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी कंडीशन जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट, ये तो चलो स्टार्ट हो गया, प्रोफेज का स्टार्ट हो गया कि हाँ जब ये हो रहा होगा तब हम लोग जान जाएंगे कि अब प्रोफेज मतलब कि एम फेज की जो प्रोफेज होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब प्रोफेज का एंड कब होगा, ये है एंड वाला पॉइंट। एंड कब होगा? इन लेट प्रोफेज न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर। न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो गायब हो जाएगी। जो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी प्रोफेज
मेटाफेज के केस में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थोड़ी बहुत लेट प्रोफेज में भी जो बची होती है, जब वो एम फेज में जब मेटाफेज में जाती है वो तो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर जाती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इजीली स्टडीड, ये नीट का पॉइंट है, ये पूछा जा चुका है नीट में। ऑल क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटर फॉर मेटाफेजिक प्लेट। अब जैसे ये एक मेटाफेजिक प्लेट ऐसा कुछ होता नहीं है, बस इमेजिनरी हम लोगों ने अपना नाम दे दिया कि हाँ ये एक मेटाफेजिक प्लेट है जब मेटाफेजिक कंडीशन में सेल होती है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ड्यूरिंग मेटाफेज। अब स्पिंडल फाइबर जो जैसे यहाँ से आ रहा है तो जो सेंट्रोमियर होता है यहाँ पे, इसके पास में एक दो इस तरह से, एक इस तरह से एक इस तरह से, ये बीच में सेंट्रोमियर है। ये जो पूरा ये काइनेटोकोर होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर आके इन्हीं पे अटैच हो जाते हैं। ये देखिए अब पूरे बीच में आ गए हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये हो गई मेटाफेज की कंडीशन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनाफेज आती है, ये तीसरी स्टेज होती है एनाफेज। स्पिंडल फाइबर सॉल्ट, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो छोटे छोटे होने लगते हैं, छोटे छोटे होंगे जब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ये सॉल्ट होंगे तब टूटेंगे। तब अगर कोई चीज़ यहाँ से ऐसे कोई रोप है वो है बंधी हुई है तो जब खींचा जाएगा तो बीच से टूट जाते हैं। ऑब्वियसली चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर बांध के आप खींचेंगे तो टूटेगी तो है ही है, जहाँ से वो जुड़ी हुई होगी। सेंट्रोमेयर स्प्लिट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, सिस्टर क्रोमैटिड गेट सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड गेट सेपरेट। ईच सिस्टर क्रोमैटिड डेवलप्स इन क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल। एक सेल, जैसे ये पूरी सेल है, एक ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया। एक सिस्टर क्रोमैटिड इस तरफ जा रही है, दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड इस तरफ आ रही है। ड्यूरिंग मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिए, सिंपल चीज़ लीजिए। जब मूवमेंट होगा, जब खींचा जाएगा स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा, तब जो सेंट्रियोल, ये यहाँ पर तो सेंट्रियोल है, यहाँ पे सेंट्रियोल है, इसका फेस होगा पोल की तरफ। ये सेंट्रियोल इधर मूव करेगी। जो आर्म्स हैं, जो क्रोमैटिड है, वो मेटाफेज की जो मेटाफेजिक कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे एक मेटाफेजिक प्लेट होती है इमेजिनरी, वो ये जो पॉइंट्स हैं ये होती है टेल, ये मेटाफेजिक प्लेट की तरफ होंगे। ये हो गई एनाफेज की कंडीशन। अब यहाँ तक तो हम लोग आज आ चुके हैं कि चलो टूट गया है, क्रोमोसोम टूट गया है, पीछे की तरफ जाने लगा है, अपने अपने पोल्स की तरफ और सिस्टर क्रोमैटिड्स जाने लगे हैं। अब आती है टीलोफेज की कंडीशन। ऑल क्रोमोसोम रीच एट अपोजिट पोल, यानी कि सारे जो क्रोमोसोम होंगे, ये जो क्रोमोसोम हैं, ये क्रोमैटिड हैं, ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीकंडेंसेशन मतलब क्या होता है? जब प्रोफेज की कंडीशन स्टार्ट हुई तब वहाँ पे कंडेंसेशन हुआ था। जो कंडेंसेशन होकर क्रोमैटिक मटेरियल, जो क्रोमैटिक मटेरियल था वो कंडेंसेट होकर के जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर उसने गेन किया था, तब तो वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई थी। लेकिन अब वही कंडेंसेशन, अब उसका डीकंडेंसेशन होगा, यानी कि जो क्रोमोसोम होगा वो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डीकंडेंसेशन। यहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम ये क्रोमैटिक मटेरियल में बदल जाएगा। इसी को जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म, ये देखिए यहाँ पर एक क्रोमैटिक मटेरियल इधर आ गया, अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर होने लगेगी। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। अब यहाँ पर एक ये डॉटर न्यूक्लियाई है, एक ये डॉटर न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म, न्यूक्लियर का जो एनवेलप होता है या जो न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है वो फिर से बनने लगी, और जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी फिर से बनने लगे। यही होती है हमारी माइटोसिस। अब इस
अब फिर से इसी वाले चार्ट पे डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, प्रोफेज आ गई, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज। प्रोफेज के कंडीशन में केवल कंडेंसेशन हुआ था क्रोमोसोम पे, फिर कोई दिक्कत नहीं, ना क्रोमोसोम पे ना अमाउंट ऑफ डीएनए पे। मेटाफेज में वही सेम है, बट एनाफेज के कंडीशन में क्रोमोसोम टूट गए। पहले जो क्रोमोसोम 2n थे, अब यहाँ पे देखिए एनाफेज की कंडीशन आई जहाँ पर n और एक n, 2n की कंडीशन है, n n n n 4n की कंडीशन है, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो हाफ हो जाता है। हमें सॉरी जो गलत हो गया, यहाँ पे 2c हो जाएगा डीएनए, नहीं यहीं पे अभी भी 4c ही रहेगा डीएनए का कंटेंट। अभी पूरी कंप्लीटली थोड़ी टूटा है, बस हाँ कि इसमें बता दिया है कि हाँ टूटने लगा है। तो तब तक तो एनाफेज कंडीशन चल रही थी। जब ये पूरी कहानी जब वो टूट जाएगा, तब जब कि हाँ भैया अब इसका काम ख़त्म होना, तब टीलोफेज की कंडीशन में आ जाता है। टीलोफेज में तो क्रोमोसोम नंबर 4n, लेकिन डीएनए का कंटेंट यहाँ पे देखिए आपका 2c हो गया। इस सेल में तो डीएनए का कंटेंट था 2c, फिर इसमें मेंटेन हो गया, फिर यहाँ पे मेंटेन हो गया। यहाँ पर तो 4c चल रहा था एस फेज के बाद, यहाँ पर 2c मेंटेन हो गया। क्लियर? अब आपसे इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, असर्शन रीजन पूछ लेगा कि बताओ क्रोमोसोम नंबर अगर G1 फेज में इतना है तो एना फेज में कितना हो जाएगा। डीएनए का जो अमाउंट है वो G1 फेज में 2c है, तो बताओ टीलो फेज में कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप ये वाला चार्ट बना लीजिए, रोज़ देखिए इसे, समझिए कि कैसे क्या हो रहा है, तब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये पॉइंट हो गए, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग आगे देखते हैं व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दो होती हैं, एक प्लांट्स के केस में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के केस में होता है सेल प्लेट के फॉर्मेशन के द्वारा। सेल प्लेट, यही जो सेल प्लेट आप लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ, इसी को मिडिल लैमेला कहा जाता है, जो कि मेनली कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। ये वाला जो कैल्शियम पेक्टेट का जो पॉइंट है ये आप लोग लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेनली कैल्शियम पेक्टेट, ये पूछा जा चुका है पॉइंट, ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है नीट में, तो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एनिमल्स में सेल फरो के फॉर्मेशन के द्वारा होता है, सेल फरो के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। अब हम लोग देखते हैं प्लांट्स के केस में। पहले हम लोग प्लांट्स का पूरा देख लेते हैं, फिर एनिमल्स का देखेंगे। प्लांट्स के केस में जैसे ये एक सेल मैंने बना दी, ये एक प्लांट सेल है। अब ये यहाँ से डिवाइड होगी ऐसे, इनसाइड टू आउटसाइड जाती है, यानी कि इनसाइड टू आउटसाइड, और इसी को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल मैनर। बट इन केस ऑफ प्लांट्स, जैसे कि मान लेते हैं ये एक सेल है, ठीक। अब ये सेल ऐसे डिवाइड करेगी, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, इस तरह इस तरह इस तरह, यानी कि आउटसाइड टू इनसाइड, और इसी को कहा जाता है सेंट्रीपिटल ऑर्डर। ये इस तरह दो प्लांट्स के केस में और एनिमल्स के केस में, यही हमारे सिलेबस में है, और इसी तरह डिवीज़न होता है।
ये जो सेंट्रीफ्यूगल और जो सेंट्रीपिटल वाला पॉइंट है, ये बच्चों बहुत पूछा जाता है कि प्लांट्स में बताओ सेंट्रीपिटल होगा कि सेंट्रीफ्यूगल होगा, एनिमल्स में बताओ सेंट्रीपिटल होगा कि सेंट्रीफ्यूगल होगा। इस तरह ये बहुत ऊपर नीचे इधर उधर आगे पीछे करके पूछते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग बात हो जाती है जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो एग्ज़ाम का जब इतना स्ट्रेस होता है उस कंडीशन में बहुत जल्दी बच्चा कंफ्यूज होता है। तो आप लोग ये चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। अब कुछ ऐसा हो जाए कि साइटोकाइनेसिस हो ही ना, यानी कि ओनली कैरियोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा? अब होगा ये कि एक तरह की कंडीशन बन जाएगी जिसे कहा जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। इस कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म तो एक होगा, साइटोप्लाज्म तो एक होगा। ये सेल है मान लेते हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, सेल का डिवीज़न नहीं हुआ, पहले एक बनी, एक कैरियोकाइनेसिस हुई, फिर 2 से और बन गए, इधर भी बन गए, फिर और बनते चले गए इसी तरह। अब ये तो पूरे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस हो गए, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। इसीलिए इसका जो पॉइंट होता है, अगर साइटोकाइनेसिस फेल कर जाती है और कैरियोकाइनेसिस होती रहती है, तब उस कंडीशन को कहा जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। और इस कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो जाता है। और आप लोग इस चैप्टर के बारे में, इस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जब फंगाई का जब आप लोग पढ़ेंगे तो उससे केस में बहुत आता है ये। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का लेक्चर था, हो गया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।